हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 30 है और इस लेक्चर में हम होलो स्फीयर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमने क्या करा कि एक होलो स्फीयर अज्यूम किया है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है कंसीडर ए होलो सिलेंडर। तो क्या है, सिलेंडर नहीं स्फीयर। तो कंसीडर ए होलो स्फीयर, यहाँ पर स्फीयर आएगा हैविंग यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं होगी। तो ये जो स्फीयर है इसके लिए हम जो भी वेरिएबल हैं वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है ये क्या है, इनर रेडियस है, और ये जो आउटर वाली ब्लैक वाली लाइन है ये क्या है, आउटर रेडियस है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ये क्या है R1 और ये यहाँ पर क्या है R2। तो ये आपका क्या था, होलो स्फीयर। अब हमने इसमें क्या करा है कि एक स्ट्रिप अज्यूम की है। तो ये जो रेड कलर से है ये क्या है, एक स्ट्रिप है, और स्ट्रिप की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितनी है R, और जो स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो कितनी है DR। और हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पर जो टेम्परेचर है इनर में वो कितना है T1, और जो आउटर में जो टेम्परेचर है वो कितना है यहाँ पर T2। तो ये आपका सिंपल होलो स्फीयर के लिए डायग्राम है। हम इसके लिए थर्मल सर्किट और ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2। तो देखो ये T1 ये T2, और इसके बीच में हम इस तरह से रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपका थर्मल सर्किट है। बस हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये T1 ये T2 और ये थर्मल रेजिस्टेंस RTH। और इसमें क्या होता है कि हीट फ्लो होती है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं Q। और हम अज्यूम करते हैं कि जो यहाँ पर हीट फ्लो होती है वो रेडियल डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस। तो ये आपका क्या था, थर्मल सर्किट था। तो चलिए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर R1 और R2 क्या है, इनर और आउटर रेडियस, और T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर एट इनर सरफेस और टेम्परेचर एट आउटर सरफेस, और K क्या है, जो इसका मटेरियल है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। तो देखो हम लिख लेते हैं कि जनरल हीट कंडक्शन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए ये हीट कंडक्शन होती है। क्योंकि हम यहाँ पर स्फीयर के लिए हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाली हमें इक्वेशन लेनी पड़ेगी। तो ये इक्वेशन है देखो। अब हम क्या मानते हैं कि जो हीट फ्लो है वो केवल रेडियल डायरेक्शन में होता है, और यहाँ पर इंटरनल हीट जनरेट भी नहीं होता है, और जो हीट फ्लो है वो कैसा है, स्टेडी स्टेट है। तो Qg की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, और डेल T अपॉन डेल टाउ की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी स्टेडी स्टेट के लिए। और आपका यहाँ पर ये जो टर्म है फाई वाला और ये जो टर्म है थीटा वाला, ये दोनों टर्म भी आपके 0 रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर फाई डायरेक्शन में और थीटा डायरेक्शन में कोई भी हीट एक्यूमुलेट नहीं होती है। तो आपका केवल यही टर्म लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है फॉर स्टेडी स्टेट यूनिडायरेक्शनल फ्लो एंड विद नो इंटरनल हीट जनरेशन। तो स्टेडी स्टेट के लिए डेल T अपॉन डेल टाउ 0, और यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए ये दोनों टर्म जो हैं आपके ये दोनों 0 हो जाएंगे, फाई वाला और थीटा वाला। और नो इंटरनल हीट जनरेशन के लिए आपकी Qg की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो आपका यहाँ से क्या बचेगा, केवल यही टर्म बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं द अबव इक्वेशन रिड्यूसेस टू। तो ये वाला टर्म था आपका रेडियल डायरेक्शन के लिए। तो चलिए आगे से सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो जो 1/r² है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या मानते हैं कि ये वाला टर्म जो है ये क्या है, 0 है, ये जो है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया d अपॉन dr r² dt अपॉन dr इक्वल टू 0। और जब हम d अपॉन dr को यहाँ से हटाएंगे तो इसकी जगह पर हम बराबर के बाद या इक्वल के बाद यहाँ पर एक कांस्टेंट लिख देंगे, क्योंकि आप दोबारा से देख सकते हो जब यहाँ पर आप d अपॉन dr ऐड करोगे और यहाँ पर भी d अपॉन dr ऐड करोगे तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो मतलब कि ये दोनों टर्म जो हैं वो एक ही हैं। और अब ऐसा करेंगे कि हम यहाँ से जो टेम्परेचर है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ से क्या कर लेते हैं कि dt की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से dt की वैल्यू देखो कितनी आएगी, c/r² इंटू dr। तो ये dt की वैल्यू है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद में आपका टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये जो कांस्टेंट है ये तो हमने बाहर लिख लिया और हम 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए, इसको हम इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे। हमें फॉर्मूला पता है कि t की पावर n का क्या इंटीग्रेशन होता है, t की पावर n+1/n+1। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो t की पावर 2 है इसे ऊपर ले जाते हैं और इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो कितना आएगा, t की पावर -2+1/-2+1। तो देखो यहाँ से कितना बचेगा, -1, और r की पावर कितनी आएगी, -1। तो इसे नीचे लिख लेते हैं। तो कितना आएगा, 1/r की पावर +1, और जो ये माइनस आएगा यहाँ से इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ऐसे ही लिखा है, जो -1 ये घटाने के बाद आया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और r की पावर -1 आई है तो उसे हमने यहाँ पर नीचे की तरफ लिख दिया। तो ये आपका टेम्परेचर आ गया। इसके बाद हम जो c है और जो c1 है इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, और बाउंड्री कंडीशन जो सिलेंडर की थी उसी की तरह ही है यहाँ पर भी। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जब जो ये जो r है, इस r की वैल्यू अगर r1 है, मतलब कि जो स्ट्रिप है यहाँ से यहाँ पर आ जाती है, तो जब r की वैल्यू r1 है तो टेम्परेचर आपका कितना हो जाता है, T1, क्योंकि यहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना है, T1। और यदि स्ट्रिप आपकी यहाँ से यहाँ आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि जो ये जो r की वैल्यू है वो R2 हो जाती है। जब r की वैल्यू R2 हो जाती है तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाता है, तो R2 पर यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, T2। तो T की वैल्यू कितनी रहेगी, T2। तो ये बाउंड्री कंडीशन है, इन्हें अप्लाई करके हम C और C1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, बाउंड्री कंडीशन हमने यहाँ पर लिख ली है। एट r=r1 पर टेम्परेचर कितना है, T1, और R2 पर टेम्परेचर कितना है, T2। तो सबसे पहले हम ये वाली बाउंड्री कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो T की जगह कितना आएगा, T1, और जो R है इसकी जगह पर कितना आएगा, R1। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, T1 = -c/r1 + c1। ठीक है, और इसके बाद हम ये वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, T2 = -c/r2 + c1। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे और सोल्व करके हम C और C1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इन्हें सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो, सेकंड में से हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे कि C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो हमने क्या करा कि सेकंड में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, T1 - T2, और यहाँ पर क्या है, -c/r1 ये, और -c/r2 ये रहा, और ये प्लस हो गया क्योंकि हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया है, और ये C1 से C1 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए हमने यहाँ से क्या करा कि C कॉमन लिया। तो C कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 1/r2, और यहाँ पर क्या बचेगा, -1/r1। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख लिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम लिया। तो क्या आएगा, R1 इधर आ गया और R2 इधर आ गया। और इसके बाद देखिए सिंपल, यहाँ से हमने C की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और C की वैल्यू किस तरह से आई, ये जो है टर्म इधर आकर के मल्टीप्लाई में चला गया, और ये वाला जो टर्म है ये कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, T1 - T2 इंटू R1 R2 तो इस तरह से हमारी एक कांस्टेंट की तो वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे वाले कांस्टेंट C1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वेशन सेकंड या थर्ड में से किसी में भी C की वैल्यू रख सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकंड में C की वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ से C1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकंड क्या है आपकी, सेकंड ये इक्वेशन है, T1 = -c/r1 + c1। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि जो C है इसकी वैल्यू पुट करी। तो ये जो C है इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली, ये हमने यहाँ पर रख दी, और ये प्लस C1। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। तो देखो क्या आएगा, R1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी इन दोनों में,
तो हमने R1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर इस तरह से कर दी और ये जो माइनस है ये हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद देखो C1 की वैल्यू किस तरह से आएगी, इस टर्म को हम क्या करेंगे कि इक्वल से पहले ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, T1 प्लस और ये सारा का सारा टर्म। तो C1 की वैल्यू सिंपल ये आ गई T1 प्लस और ये वाला टर्म। तो हमारे पास जो दोनों कांस्टेंट हैं उन दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों की वैल्यू को, जो टेम्परेचर की वैल्यू है, जो टेम्परेचर वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। तो जो इक्वेशन 1 है हम इसमें C और C1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, -C/R प्लस C1। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर C और C1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, यहाँ पर हम -1/R अलग कर लेते हैं और C की वैल्यू हमने ये पुट कर दी और C1 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हम सेम R से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और -1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। तो ये टर्म आ गया आपका और T1 आपका सेम है और ये वाला टर्म भी आपका सेम है। अब हम इसमें से क्या कर लेते हैं कि ये कॉमन ले लेते हैं, -T1 - T2 R1 R2 अपॉन R1 - R2। तो इसे कॉमन लेंगे हम इसमें से और इसमें से। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/R और यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -1/R1। तो देखो ये हमने यहाँ पर कॉमन लिया माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पर बचा 1/R, तो ये रहा, यहाँ पर बचा -1/R1, तो ये रहा। और जो T1 है इसे हमने इक्वल से पहले लिख लिया। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो माइनस है हमने क्या करा कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, तो ये क्या हो जाएगा, T2 - T1। तो ये हमने T2 - T1 लिख लिया और ये R1 R2 सेम का सेम उतार लिया और नीचे की तरफ क्या है, R1 - R2। तो ये भी हमने ऐसे का ऐसे ही लिख लिया। और इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, R × R1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो R1 - R। अब देखो यहाँ पर ये जो R1 है ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, R2 और ये R। तो R2 और R को हमने क्या करा, एक साथ लिख लिया। और यहाँ पर क्या बच रहा है, R1 - R और ये R1 - R2। अभी इसे देखते हैं। सबसे पहले जो ये वाला टर्म है T2 - T1, इसे क्या करते हैं हम इक्वल से पहले लिख लेते हैं। तो ये डिवाइड में इस तरह से आ गया और यहाँ पर क्या बचेगा, R1 - R। हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं और यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं। तो वो जो दोनों माइनस हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, R - R1 और नीचे की तरफ R2 - R1। तो R - R1 अपॉन R2 - R1, तो ये रहा। तो ये हमने टेम्परेचर की वैल्यू को एडजस्ट करके इस तरह से एक हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। तो इस इक्वेशन को देख करके हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो कैसी है, हाइपरबोलिक है। जो आपकी प्लेन वॉल थी उसके लिए जो टेम्परेचर प्रोफाइल थी वो लीनियर थी, और जो आपका सिलेंडर था उसके लिए टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी थी, लॉगरिथमिक। और जो स्फीयर है इसके लिए टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी है, हाइपरबोलिक। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो सेम जिस तरह से हमने सिलेंडर और प्लेन वॉल के लिए क्या था उसी तरह से हम फोरियर इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फोरियर इक्वेशन क्या है, Q = -K × A × dt/dr। और हम क्या करेंगे कि ये जो T है इस T की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी का सारा सेम उतार लेते हैं। देखो K A d/dr और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, वो आपकी ये वाली टेम्परेचर की वैल्यू जो हमने इक्वेशन यहाँ पर 4 अज्यूम की है, ये वाली, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो हमें क्या करना है कि R के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो R वाले टर्म देखो यहाँ पर तो R नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना रहेगा, 0। और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी R नहीं है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन कितना रहेगा, 0। यहाँ पर R1 और R2 हैं लेकिन R नहीं है। और देखो यहाँ पर R है, ये रहा आपका R,
तो केवल और केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो ये जो माइनस है और ये सारा जो टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं। तो माइनस T1 माइनस T2, तो ये रहा, और R1 R2 और R1 माइनस R2। ठीक है, बाकी आपका क्या बचा, ये 1/r, और 1/r को हमने किस तरह से लिख लिया, r की पावर -1। तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमें पता होता है कि t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू टी की पावर n-1। हम पावर को 1 कम कर देते हैं, तो इसी तरह से इसे करेंगे। तो r की पावर -1 को हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे, पावर पहले लिखेंगे और एक पावर कम करेंगे। तो -1 इसमें से क्या करेंगे, 1 कम, तो ये कितना आएगा, -2। तो -1 इंटू r की पावर -2, और जब हम इसे नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, r², पावर प्लस हो जाएगी और ये क्या है, -1। तो r की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, -1/r²। तो इसकी जगह पर हमने ये इसकी वैल्यू लिख दी। और जो आपका ये जो सरफेस एरिया है, देखो जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। तो एरिया की जगह पर हमने कितना लिख दिया, 4πr², और ये बाकी सारा सेम है। और ये जो माइनस था और ये वाला माइनस, ये दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। उसके बाद देखो ये r² से r² कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है इसे हमने कैंसिल कर दिया यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, r2 माइनस r1। तो ये r2 माइनस r1 हमने नीचे लिख लिया। ऊपर की तरफ देखो यहाँ पर क्या है, T1 माइनस T2, ये रहा, यहाँ पर r2 माइनस r1 आ गया। और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो क्या बचा, k 4π और r1 r2। तो देखो k 4π और r1 r2, ये हमने ऐसे के ऐसे ही लिख लिए। तो ये आपका होलो स्फीयर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला है। वो क्या है, देखो T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन 4π k इंटू R1 R2। और ये जो नीचे वाला टर्म है ये कहलाता है आपका रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस किसके लिए है, कंडक्शन के लिए है। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि इसे डेल T यानी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, और कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये R2 माइनस R1 अपॉन 4π k R1 R2। तो ये आपका क्या था, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। देखो दोस्तों, अगर आपको कम समझ में आया है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो आपका प्लेन वॉल, सिलेंडर और स्फीयर, तीनों में ही हम एक समान करते हैं। तो सबसे पहले तीनों में ही हम क्या करते हैं कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखी, और फिर हमने क्या करा, रेडियल डायरेक्शन के लिए केवल एक ही टर्म लिखा। तो वो एक टर्म लिखने के बाद हमने क्या करा कि उस dt की वैल्यू वहाँ से निकाल ली, और dt की वैल्यू निकाल करके हमने क्या करा, उसका इंटीग्रेशन करा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद में आपका t की वैल्यू कितनी आ गई, -c/r प्लस c1। तो उसके बाद हमने क्या करा, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी, और वहाँ से c और c1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और c और c1 की वैल्यू फिर से हमने इसी इक्वेशन में पुट कर दी। तो वहाँ से आपकी टेम्परेचर की वैल्यू आ गई, और टेम्परेचर की वैल्यू आने के बाद हमें ये पता चला कि जो वहाँ पर जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो कैसी है, हाइपरबोलिक। और उसे पता करने के बाद फिर हमने क्या कर लिया, वहाँ से आसानी से रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट कर लिया आपका फोरियर इक्वेशन को लिख करके। तो बस ये आपको 4-5 स्टेप ही याद रखने हैं, और ये जो आपके डेरिवेशन है वो आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम होलो स्फीयर के लिए लोगरिथम मीन एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसका डेरिवेशन जानेंगे और उसका फॉर्मूला भी जानेंगे।